बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, औरंगजेब सोहरवर्दी माइंड ग्रूमर्स के प्लेटफॉर्म से रियलिटी टॉक के साथ एक दफा फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम आपके लिए लेके आ रहा है। जिस तरीके से कंपनीज चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस चलती हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, उनमें मुख्तलिफ सिस्टम प्रोसीजर्स होते हैं और खास तौर पे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से चेंजेस आ रही हैं, जो मार्केट के चैलेंजेस आ रहे हैं, उस पे आहिस्ता आहिस्ता हमारे यहाँ कंपनीज भी फोकस्ड हो रही हैं परफॉर्मेंस पे, प्रोडक्टिविटी पे, एक्सीलेंस पे और खास तौर पे मेजरमेंट पे, क्वांटिफाई करने पे, बिहेवियर्स को भी, परफॉर्मेंस को भी। एचआर एनालिटिक्स आया, उसके बाद एचआर कॉम्पिटेंसी मॉडल्स आए, चीजें ज्यादा साइंटिफिक, ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती जा रही हैं। आज का हमारा टॉपिक भी बहुत ही प्रोफेशनल टॉपिक, बहुत ही टेक्निकल और सीरियस टॉपिक, जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एचआरएम फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस। जितना ज्यादा टेक्निकल और अहम टॉपिक है, उतनी ही अहम शख्सियत आज हमारे प्रोग्राम में जनाब सुहेल रिजवी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एचआर एक्सपर्ट, कंसल्टेंट। सर, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। Thank you and welcome to all the viewers. It's good to be here on this platform. And thank you, Aurangzeb, for the introduction of the topic. I don't consider, मैं खुद भी अभी भी, क्योंकि over the period HR के profession में इतनी changes आती जा रही हैं कि मैं खुद अपने आप को अभी भी एक स्टूडेंट कंसिडर करता हूं, क्योंकि उन चेंजेस को नए तौर से सीखने के लिए जब तक आपका एक लर्निंग माइंडसेट नहीं होगा, तो किसी भी स्टेज पे हो अपने प्रोफेशन में, अगर आप अपडेट नहीं कर रहे अपने आप को, तो आप बहुत जल्दी पीछे रह जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एचआर की फील्ड चूंकि सबसे नई फील्ड है फंक्शंस में, इसलिए जितनी तेजी से इसमें चेंजेस आ रही हैं, उतनी तेजी से एचआर के प्रोफेशनल्स को भी अपने आप को चेंज करने की जरूरत है। अच्छा सर, ये हम तफसील से आपसे पूछेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो सर मैं आपसे प्रोग्राम की आवाज में ये बात करना चाह रहा हूं कि एचआर मैनेजमेंट का जनरली जब भी जिक्र आता है तो जहन में तस्वर आता है लोगों को नौकरियों पर रखना, लोगों को निकालना, उनको तनख्वाहें देना या तनख्वाहें काटना या छुट्टियां देना। सर काइंडली थोड़ा सा वाजे कीजिए, ये एचआर मैनेजमेंट का फील्ड एक्चुअली है क्या, फिर हम अपना प्रोग्राम इस पर बिल्ड करते हैं। जी, एचआर शुरू में एचआर को इसी पर्सपेक्टिव में देखा गया और ये पर्सनल डिपार्टमेंट से चूंकि ग्रो करके एचआर बना था, इसलिए वो अभी तक पुराना कॉन्सेप्ट हमारे माइंड से चेंज नहीं हुआ, जिसमें ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, रिक्रूटमेंट हो गया, ट्रेनिंग हो गई और ये पेरोल मैनेजमेंट हो गया। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मेरे ख्याल में स्टार्ट ऑफ के दौर पे एचआर के प्रोफेशन के लिए तो ठीक थी, लेकिन अब एचआर जो है वो बहुत आगे चला गया है, बल्कि एचआर यूं समझे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है बिजनेस का। अगर एचआर बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी को पुल नहीं कर रहा, तो एचआर अपना ड्यू रोल अदा नहीं कर रहा। अब तो जो पेरोल हो गया या ये ट्रेनिंग हो गई, ये तो ज्यादातर एचआर बिजनेस पार्टनर ले गए हैं, जो कि फैक्ट्रीज में या ऑफिसेज के साथ अटैच डिपार्टमेंट या यूनिट्स हैं। हर एक का अपना अपना एचआर बिजनेस पार्टनर है जो कि उसको सपोर्ट करता है। तो जो एचआर का लीडरशिप का खास तौर पे रोल रह गया है, वो तो कंपनी को प्रोपेल करने का है कि जी कंपनी को हमने आगे कैसे लेके जाना है, बेस्ड ऑन द पीपल एक्सीलेंस दैट वी हैव। तो इसलिए वो रोल तो टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। वो तो HRIS जब से आए हैं हमारे पास, चाहे वो सैप है, ऑरेकल है और बहुत सारे अब तो प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, तो जब से वो चीजें आई हैं, तो ये ऑपरेशनल एचआर तो मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के पास जाने की वजह से, तो जो एचआर का काम है वो नहीं रह गया। वो सैलरियां सिस्टम बना के देता है, एचआर नहीं बनाता। ट्रेनिंग जो है अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म से होती है, बने बनाए प्रोग्राम में आप अटेंड करते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी ने ले लिए। तो जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थी वो भी सुपरवाइजर करता है सिस्टम के थ्रू। तो अब तो ये काम एचआर के पास तो ये काम रह भी नहीं गए। तो एचआर के पास क्या काम रह गया? तो एचआर के पास है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है, जो फ्यूचर है एचआर का, उसके लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन और उसके लोगों को डेवलप करना है, सो दैट दे कैन
leverage the organization into future. ये HR सही, बहुत अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी सर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट गुज़िश्ता सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है और अभी बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज्यादा सिस्टम्स और प्रोसीजर बेस्ड हो चुका है। लेकिन इस पे से अगर देखा जाए तो अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की कि अब एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉयज की तरक्की को, एम्प्लॉयज के बोनसेस को, एम्प्लॉयज के रिटेंशन को बहुत ज्यादा क्वांटिफाइबल अच्छी कंपनियां ज्यादातर कर रही हैं। इसके बारे में जरा बताइएगा सर आप कि किस तरीके से क्वांटिफाइबल कर रही हैं, कैसे मेजर कर रही हैं, फिर हम आगे चलते हैं एचआर कॉम्पिटेंसी। जी ठीक। अच्छा, अब ये थोड़ी सी चेंज आई है और ये हम बहुत सारे डिफरेंट जो कंसल्टिंग के प्रोजेक्ट्स भी कर रहे होते हैं, उसमें कंपनीज को यही एडवाइस करते हैं कि हम जो पहले डिपार्टमेंटल अप्रोच के साथ चल रहे थे कि एक रिक्रूटमेंट का फंक्शन है एचआर में, फिर एक लर्निंग का फंक्शन है, फिर एक डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस देख रहा है, एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रांसफर पोस्टिंग देख रहे हैं, तो ये अलग-अलग रोल करते थे और आपस में एक दूसरे के साथ बहुत कम कोऑर्डिनेशन थी। तो अब जो नया मॉडल है वो उसको कहते हैं इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट ये है कि ये जितना टैलेंट के आने से लेके एम्प्लॉय जितना लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल के लिए आपके पास एक सिंगल अप्रोच होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक डिपार्टमेंट कुछ दूसरा और कर रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये सारे परफॉर्मेंस के, कैरियर ग्रोथ के, लीडरशिप डेवलपमेंट के, इन सब की अप्रोच को एक कंबाइंड अप्रोच के साथ लेके चलते हैं, जिससे आपकी आने वाले इंडिविजुअल से लेके आगे लीडरशिप डेवलपमेंट तक उसका पूरा कैरियर मैप, उसकी टैलेंट नीड्स, उसकी ग्रोथ के पैटर्न, उन सब चीजों को आप उसके अंदर केटर कर रहे होते हैं। एंड अगेन यस, इट इज वेरी मच सपोर्टेड बाय मेजरमेंट्स, वेरी मच सपोर्टेड बाय साइकोमेट्रिक असेसमेंट्स। उसके बाद एनालिटिक्स है जिसको हम देख के डिसीजन ले रहे होते हैं कि किसको कहाँ पे पोस्ट करना है, उसकी पर्सनालिटी किस टाइप की है। तो ये सिस्टम ड्रिवन अप्रोच जो है टैलेंट मैनेजमेंट की, अब ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को राइट डिसीजन फॉर द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, इसके ऊपर हमें बहुत सपोर्ट दे रहे हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा सर, अभी सिचुएशन किस तरह की है वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि मैंने भी मैनेजमेंट कंसल्टेंट के तौर पे मुख्तलिफ कंपनीज को विजिट करता हूं। ये जितनी भी आपने खूबसूरत बातें की, टेक्निकल बातें की, मोस्ट ऑफ द कंपनीज इस पे नहीं चल रही हैं। उनके बेसिक जो एचआर मैनेजमेंट का जो पॉलिसीज हैं, ये जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें फ्लॉज हैं। तो क्या ये सिस्टम उन फ्लॉज को भी केटर करता है या ये सिर्फ उन अच्छी कंपनीज के लिए बना हुआ है जो कि ऑलरेडी बहुत अच्छे एचआर सिस्टम्स और प्रोसेसेस पे चल रही है? जी, अनफॉर्चुनेटली मैं इसका ब्लेम खुद एचआर प्रोफेशनल्स को दूंगा, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि जब भी मैं लोगों से ये पूछता हूं और खास तौर पे अपने एचआर के कोलीग से पूछता हूं कि आप एचआर इज योर ऑक्यूपेशन और इज एचआर योर प्रोफेशन, तो बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब पे परेशान हो जाते हैं। उसकी रीजन आपको बता, जब आप हायर करते हैं कोई अकाउंटेंट तो उसका क्या देखते हैं कि वो सर्टिफाइड है किसी ICAP से या किसी इंस्टीट्यूट से, किसी ने लाइसेंस लिया हुआ है, सर्टिफिकेशन है। IT वाला लेते हैं तो आप उसकी सर्टिफिकेशन चेक करते हैं कि वो उस प्रोफेशन से बिलोंग करता है या नहीं। इवन आप ड्राइवर तो उसका लाइसेंस लेते हैं। हम ये HR वाले कर रहे हो। हमने कभी अपने आप से कि क्या मेरे पास कोई अपनी सर्टिफिकेशन या कोई लाइसेंस है, किसी प्रोफेशनल बॉडी ने मुझे एज ए प्रोफेशन एक्नॉलेज किया हुआ है, या मैं अभी सिर्फ सालों का एक्सपीरियंस गैदर करते करते ऑक्यूपेशन तो बना ली है, एचआर इज माय ऑक्यूपेशन, बट एम आई अ प्रोफेशनल एचआर जो किसी थर्ड पार्टी ने मुझे असेस करके वैलिडेट किया हो कि जी आई एम एन एचआर प्रोफेशनल। हमें एचआर में जब ये सेंस आ जाएगी कि एचआर इज माय प्रोफेशन, तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होनी शुरू हो जाती है। फिर अब आप सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे होते, अब आप अपने प्रोफेशन की ग्रोथ के लिए काम कर रहे होते हैं कि मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो आई विल बिकम एन एथिकल प्रोफेशनल। मैं उसकी सारी या जो है उसकी जो रिक्वायरमेंट है, एथिकल रिक्वायरमेंट, उसको पूरी करूंगा। मैं ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करूंगा
और मैं अपने प्रोफेशन का नाम बुलंद करूंगा। जब हम इस माइंडसेट के साथ जाते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लेके आते हैं। हम चेंज क्यों नहीं लेके ला पा रहे? इसलिए कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं कर पा रहे। जब हम अपने सेठ के पास जाते हैं, अपनी मैनेजमेंट के पास जाते हैं या बोर्ड के पास जाते हैं, तो हम लोगों को बिजनेस टर्म के अंदर एचआर की नीड को बता नहीं पा रहे होते, अलाइन नहीं कर पा रहे होते। हम ये नहीं बताते बोर्ड को या मैनेजमेंट को या सी लेवल की टीम को कि जी ये करने से बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, बिजनेस कैसे डेवलप करेगा, हमारी कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। तो जब तक हम एचआर को बिजनेस की लैंग्वेज में प्रेजेंट करना नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक हमारे एचआर को लोग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी या एक्सपेंस के तौर के ऊपर लेते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। आपने सर बहुत खूबसूरत बात की कि जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। बहुत सारे प्रोफेशनल से मेरी बात होती है, अमूमन ये शिकायतें, ये रिजर्वेशंस चल रही होती हैं कि जी एनुअल कॉन्फिडेंशियल फॉर्म जो है, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज भी कहा जाता है, वो बड़ा सब्जेक्टिव होता है। बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स, बहुत ज्यादा फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म चलता है परफॉर्मेंस में। तो अब मैं आपसे जानना चाहूंगा प्रोग्राम के इस मौके पे कि एचआर कॉम्पिटेंसीज ने इस सब्जेक्टिविटी को बहुत ऑब्जेक्टिविटी में और मेजरेबल, क्वांटिफाइबल चीजों में बदल दिया है। काइंडली एक्सप्लेन कीजिए कि ये एचआर कॉम्पिटेंसी मॉडल है क्या और इसके क्या कंपोनेंट्स हैं? जी, डिफरेंट मॉडल है। मैं चूंकि ज्यादा रेफर करता हूं जो कि इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो जो हमारी एचआर की ग्लोबल बॉडीज में से एक एसएचआरएम है। एसएचआरएम ने अपने जी कॉम्पिटेंसी, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी का मॉडल भी डिफाइन किया हुआ है, और जो टेक्निकल एचआर के एरियाज हैं उनको भी डिफाइन किया हुआ है। तो अगर आप अलाउ करें तो मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा इसके जो मॉडल है। प्लीज प्लीज जरूर कीजिए सर। शेयर स्क्रीन कर लीजिए। जी, आ गई आपके पास स्क्रीन में? नहीं सर। जी आगे। जी आगे सर। अपनी प्रेजेंटेशन को वो क्लिक कर लीजिए, विंडो। अब ठीक है, अब देखिए। ये अब ठीक है सर, दैट्स ग्रेट। ये एसएचआरएम का कॉम्पिटेंसी का मॉडल है। अगर आप इसको देखें तो आजकल के पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, जो कि एचआर की इस वक्त नीड हो रही है इस पर्टिकुलर क्राइसिस में और कोविड रिलेटेड सिचुएशन में, तो ये मॉडल ही ज्यादा रेलेवेंट होता चला जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं जरा लेना चाहूंगा लीडरशिप और नेविगेशन से, जहां पे मैं ये फोकस करूं कि इस वक्त एचआर का जो काम है कि लीडरशिप वाला रोल भी करे और इस क्राइसिस के अंदर से नेविगेट कैसे करके लेके जाना है उसको भी इन प्लान रखे कि हमने डिसाइड कैसे करना है, हमने प्लान आउट करने कैसे करना, हमारे बिजनेस ऑपरेट कैसे करेगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के जितनी पॉलिटिक्स होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जितनी इंटरनल नीड होती है, उसमें से एचआर का काम है कि वो लीडरशिप को गाइड करे और लीडरशिप को नेविगेट करके लेके जाए कि हाउ कैन वी गेट द कंपनी रेडी। तो ये लीडरशिप और नेविगेशन आजकल हमारे लिए और इम्पोर्टेंट होती चली जा रही है। इसी तरह कंसल्टेशन जो है, ये हमारा एक कोर है कि हम बिजनेस को कंसल्टिंग का रोल कैसे प्ले कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में ये प्रोसेस के फ्लॉ हैं, आपके बिजनेस को लीड करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपके प्रोसेस में वेस्टेज कहाँ कहाँ पे हो रही है। तो हमें एज ए नॉट ओनली एज एन एचआर प्रोफेशनल काम करना होता है, हमें प्रोसेस डिफाइन करना और प्रोसेस को इम्प्रूव करना भी हमारा इस रोल होता है एज ए कंसल्टेंट। और इसमें एचआर कंसल्टिंग भी है, प्रोसेस कंसल्टिंग भी है। कम्युनिकेशन हमारे इस पर्टिकुलर दौर में क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो क्राइसिस कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आपने एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट कैसे, एम्प्लॉइज को मोटिवेट कैसे किया ड्यूरिंग द सिचुएशन, आपने उनको हैंडल कैसे किया,
आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन में ले ऑफ हो रहा है या रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है तो आप उसको कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी क्राइसिस कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एचआर, जिसमें आप नीचे भी ऊपर भी और साइड के ऊपर भी अपने स्टेक होल्डर्स को के साथ रिलेशन कैसे मैनेज कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली एथिकल प्रैक्टिस जरूरी होती है कि आप कोई चीजें छुपा नहीं रहे, लोगों को जो है हाइड नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंट है, ये सारी चीजें एथिकल प्रैक्टिसेस में आ जाती हैं। और मैं यहाँ पे बिजनेस वो करूंगा कि आजकल के दौर में अगर एचआर वालों को बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो कभी भी बिजनेस को अच्छी सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। और लास्टली मैं क्रिटिकल एवेल्युएशन फोकस करूंगा कि क्रिटिकल एवेल्युएशन जो है ये रोल प्ले करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग में, एनालिटिक्स में, मेजरमेंट में, डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो जितनी आपकी ये क्रिटिकल एवेल्युएशन कॉम्पिटेंसी बेहतर होगी उतना आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और जो टेक्निकल साइड है उसके अंदर ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, टैलेंट एक्विजिशन है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट है, L&D, टोटल रिवॉर्ड्स, स्ट्रक्चर ऑफ एचआर, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, वर्कफोर्स मैनेजमेंट, ये सारी टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज हैं जो कि हर अच्छे एचआर प्रोफेशनल की होती है। तो ये कॉम्पिटेंसी मॉडल है जो मैं इसलिए आइडेंटिफाई करना चाह रहा था कि इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको हम इसको समझे के आजकल के दौर में रहते हुए इस कॉम्पिटेंसी मॉडल को हम समझे और अप्लाई कैसे करें। तो जितनी हमारी ये अभी आपने सर जो आपने अप्लाई करने की आपने बात की, इस पे मैं आपके कमेंट्स जानना चाहूंगा कि अमूमन हम अच्छी किताबें देख लेते हैं, हम अच्छी प्रेजेंटेशंस बना लेते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग में भी चले जाते हैं। मैंने एक अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में एज ए कंसल्टेंट बहुत ऑब्जर्व किया कि जब एप्लीकेशन की बात आती है तो वहां पे लॉट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, डीमोटिवेशन क्रिएट होती है और इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक नहीं हो पाती। आपका माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस रहा है सर, आप इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन अगेन देखें डिपेंड करती है कि एचआर की अपनी क्रेडिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ है। जितने आपके पास की क्रेडिबिलिटी उतनी लीडरशिप सपोर्ट होगी। आप कोई भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट या अप्लाई नहीं कर पाते या कर सकते जब तक आपको सीईओ की या बोर्ड की सपोर्ट ना हो। एंड व्हाई शुड दे सपोर्ट यू? पहला तो क्वेश्चन ये है जो एचआर वाले गिला करते हैं कि जी हमें पोजीशन नहीं मिलती या हमें हमारी बात को नहीं सुना जाता। तो बात तो स्टार्ट होती है कि आप बिजनेस आपकी बात सुने क्यों, आप उनको प्रेजेंट। तो जब तक आपके पास सबसे पहले एबिलिटी ये नहीं है कि आप उनको बिजनेस केस बना के प्रेजेंट कर सकें, तो जो क्रिटिकल एवेल्युएशन की जो हमारी कॉम्पिटेंसी है वो अप्लाई ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है जब हमने लीडरशिप को भी समझते हो, कंसल्टेशन को भी समझते हो और बिजनेस केस बनाना भी हमें आता हो। तो हम एक अच्छा पॉलिटिक्स भी समझते हैं कि पावर किस किस के पास है ऑर्गेनाइजेशन में, उनके साथ पहले अलाइन भी करते हैं और फिर एक अच्छा बिजनेस केस बना के प्रेजेंट भी करते हैं। तो फिर देखें आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एप्लीकेशन आनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में अगेन कल्चरल इश्यूज हैं। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज को अप्लाई करना आसान है और 100% कोई भी एक कंसल्टेंट हो जाए या इंटरनल एचआर का हेड हो जाए ये कह देना कि मैं हर चीज अप्लाई करने की पोजीशन में हूँ, मे नॉट बी पॉसिबल। लेकिन आप जब तक आप अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड नहीं कर पाएंगे बिजनेस के साथ या अपने टॉप मैनेजमेंट के साथ, उस वक्त तक एप्लीकेशन के चैलेंजेस आपको रहेंगे। बट हैविंग सेड दैट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में चीजें अप्लाई करने जा रहा हूं वो कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, मेरे प्रोस कौन से हैं, मेरे कॉन्स कौन से हैं, मुझे किसको साथ में लाना है, मेरे स्टेक होल्डर कौन से हैं। तो एप्लीकेशन इज नॉट इजी। डिजाइन कर लेना, बना लेना वो आसान काम है, प्लानिंग कर लेना आसान काम है। इम्प्लीमेंटेशन में यू हैव टू मैनेज पीपल, नॉट जस्ट प्रोसेसेस। इसलिए लोगों को अलाइन करना और रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल कॉम्पिटेंसीज ऑफ एचआर।
वंडरफुल सर, वंडरफुल एक्सप्लेनेशन, मजा आ गया आपकी बात सुन के। अब मैं इस पे मजीद बात जरूर करूंगा, लेकिन मैं बहुत जरूरी आपके कमेंट्स जानना चाह रहा हूं। कोविड 19 की सिचुएशन में हमने देखा वर्ल्ड वाइड और खासतौर पे पाकिस्तान में कि जिन कंपनीज ने अपने एचआर मैनेजमेंट प्रोसीजर्स बेहतर रखे हुए थे, एम्प्लॉयज के साथ उनका कांटेक्ट बेहतर था, एम्प्लॉयज को ट्रेन किया गया था, वो कंपनीज सरवाइव कर पाई कोविड 19 में भी। एंड ऑल अदर कंपनीज या तो वो वैनिश हो गई या दे हैड लॉट ऑफ ट्रबल्स। इस पे सर मैं आपके एज ए सीजन कंसल्टेंट कमेंट्स जानना चाहूंगा, एचआर मैनेजमेंट की अहमियत इन क्राइसिस। जी, अगेन एक और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है एचआर की, एचआर एज ए रिस्क मैनेजर, जो इलेक्टेड एरिया है हमारे एचआर प्रोफेशन में, कि हम एचआर को रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं देखते, क्योंकि हमने ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन को किसी रिस्क के लिए प्रिपेयर नहीं किया होता। इसलिए हम पे जिस वक्त कोई ये आफत आती है तो हम बिल्कुल ही वी गेट, जिसको कहते हैं ना, कॉट रेड हैंडेड या ऑफ गार्ड, वो वाली सिचुएशन होती है। तो फिर हम क्राइसिस को मैनेज कर रहे होते हैं, प्लानिंग नहीं की हुई होती। तो जिन ऑर्गेनाइजेशन में, स्पेशली मैं बैंक्स का इसलिए जिक्र करूंगा कि बैंक्स में ऑलरेडी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग भी हो रही होती है और एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, और उस रिस्क मैनेजमेंट में पीपल रिस्क को भी आइडेंटिफाई करके मैनेज किया जा रहा होता है। तो अब इस क्राइसिस कि जिन सबसे कम जो ऑर्गेनाइजेशंस इंपैक्ट हुई इस क्राइसिस से, दे वर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उनके ऊपर जिस तरह लोग जाते रहे, जो चीजें चल रही थी जो थी, क्योंकि उनको पता था कि ऑफिस बंद होता है तो बैकअप पे हमारा ये डिजास्टर रिकवरी है, सिस्टम एक जगह से नहीं चलेगा तो दूसरी जगह से चल जाएगा, लोग घर से काम कर ले, काम कर ले, तो दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग लाइक दिस। तो ये हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारी एफएमसीजीज हो गई या फार्मास्यूटिकल अदर कंपनीज आप देख लें, वहां पे हम लोग एज एन एचआर प्रोफेशन इस पर्सपेक्टिव में नहीं ये देख रहे होते कि अगर आज मेरे इस दफ्तर में या मेरे इस ऑफिस में आग लग जाती है और सारा रिकॉर्ड जल जाता है एम्प्लॉइज का, तो मैं कहाँ जाऊंगा? सही, ये रिस्क है। अब ये रिस्क की ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम होगी, लेकिन आपने ये देखना है अगर होता है तो इम्पैक्ट बहुत है। तो उसके लिए आपने क्या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी बनाई, आपने उसके लिए क्या प्लानिंग की हुई? तो हम कोविड को ही ना देखें, बल्कि हम एज एन एचआर प्रोफेशनल ओवरऑल एक रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी डिजाइन करें कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिजिलियंट कैसे बनाना है कि अगर कोई भी ऐसा क्राइसिस आता है तो हम उसमें से क्विकली जल्दी से निकल के बाहर आ सकें। और उसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट टीम क्या होगी, उसमें आपकी जो लोग कम्युनिकेशन की मेथोडोलॉजी क्या होगी, हमने उसमें चीजों को डिजास्टर रिकवरी के दौर पे क्या सी चीजें चलानी है, कंटिन्यूटी प्लानिंग हमारी क्या है। ये एचआर का भी काम है जितना कि आपके किसी और डिपार्टमेंट का। बिल्कुल ठीक। तो आप सर जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया इसको, जी मैं ये कह यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशंस में एचआर प्रॉब्ली ये वाला रोल अदा नहीं कर पा रहे। ठीक, अच्छा सर, अब देखिए आपके मुंह से ये बातें सुन के कितना अच्छा लग रहा है, आप कैसे अल्फाज बोल रहे हैं, कैसी आप प्लानिंग की चीजें बता रहे हैं। अब जो यूनिवर्सिटीज की सिचुएशन है जहां पे ये ग्रेजुएट्स तैयार हो रहे हैं, या जो कंपनीज की सिचुएशन है जहां पे ट्रेनिंग्स का हाल जो है वो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, तो इतना अच्छा कॉम्पिटेंसी मॉडल भी अवेलेबल है, लेकिन कौन सुकून से बैठे, कौन ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, कौन इसका खूबसूरत प्लान तैयार करे अपनी कंपनीज के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं सर? ये दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल में। एक तो हम एज ए कंपनीज एजुकेशन के साथ बहुत कम अलाइंड होते हैं। कंपनीज जाके अपने इश्यूज नहीं बताती और फैकल्टी को या कंसल्टेंट्स को या उनको एंगेज नहीं करते। उनकी कोशिश है कि बगैर पैसे के हम अपना इशू कैसे रिजॉल्व कर लें। दूसरे एंड के ऊपर जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इंडस्ट्री के पास नहीं जाते और उनको बताते कि जी हम ये आपको सोल्यूशंस दे सकते हैं, क्योंकि जब भी वो सोल्यूशन देंगे तो उसमें स्टूडेंट्स एंगेज होंगे और स्टूडेंट्स की प्रैक्टिकल लर्निंग होगी। हमारे पास जो स्टूडेंट आ रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो बहुत बड़ी बड़ी अमेरिकन और केस स्टडीज पढ़ के आ जाएंगे या बुक्स पढ़ के आ जाएंगे,
और जब वो जाके काम करते हैं किसी सेठ कंपनी में या किसी छोटे मीडियम ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहां पे उनको बहुत कंट्रास्ट नजर आता है, इसलिए कि उनको किसी ने नहीं सिखाया कि थ्योरी को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कैसे करना है, जो आपने सीखा है मॉडिफाई कैसे करना है, ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, इन लोकल एडेप्टेशन कैसे करनी है। तो लोकल एडेप्टेशन जब होती है जब आप उनको मौका देते हैं काम करने का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जब तक हम ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अलाइन करके इंटर्नशिप प्रोग्राम्स को रोबस्ट नहीं बनाएंगे जिसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करें ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उस वक्त तक उनको आइडिया नहीं होगा। ये बुक से लर्निंग नहीं हो सकती, दिस इज लर्न ऑन द जॉब। ऑन द जॉब जो लर्निंग है उसका कोई वो नहीं है, और ये थ्योरी जरूरी है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन के लिए आपको एक ग्राउंड चाहिए जिसमें आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। दैट्स ग्रेट। अब सर हम आते हैं जो आपने एप्लीकेशन की बात की थी, अब एक जो बेहतरीन आपने स्लाइड्स दिखाई और उस पर पूरा मॉडल बना हुआ था, एचआर कॉम्पिटेंसी मॉडल बना हुआ था। अब बहुत सारी कंपनीज तो इसको देख के परेशान हो जाएंगी कि हम करें क्या, कैसे करें, और उसमें से बहुत सारे होंगे जो इसको एज ए बैड जॉब करेंगे ही नहीं। तो एज ए सीजन कंसल्टेंट आप काइंडली गाइड कीजिए कंपनीज को कि अगर वो कॉम्पिटेंसी मॉडल ये इख्तियार करते हैं तो 2-3 बड़े-बड़े क्या उन्हें फायदे हो सकते हैं, और हाउ टू सिंप्लीफाई करके अप्लाई वो किस तरह कर सकते हैं इस प्लान को, इस कॉम्पिटेंसी मॉडल को। देखिए, कॉम्पिटेंसी मॉडल मेरा ख्याल है शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द एचआर प्रोफेशनल्स देमसेल्फ। कंपनी से ज्यादा मेरे नजदीक इंपॉर्टेंट है कि एचआर प्रोफेशनल्स खुद अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले कि मैंने एक एचआर प्रोफेशनल बनना है। अभी तक मेरा एचआर अगर ऑक्यूपेशन रहा है तो मैंने उसको प्रोफेशन में कैसे ट्रांसफर करना है। उसके बाद इस अपने अंदर एबिलिटी पैदा करते हैं कि आप जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनकी एप्लीकेशन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जब आप करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली चैलेंजेस भी आएंगे, कुछ चीजें ठीक होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी, कुछ अच्छा बिजनेस केस बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बट इट विल बी अ लर्निंग प्रोसेस। तो जब आप उनकी एप्लीकेशन पे आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उनको देखेगी भी, उसके बेनिफिट भी देखेगी और उसका रिवॉर्ड भी देखेगी, तो वो आपको ज्यादा एक्नॉलेज करेंगे या रिकग्नाइज करेंगे। तो मेरे ख्याल में इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि एचआर लीडरशिप जो है, जो हर कंपनीज के अंदर जो सीनियर एचआर के लोग हैं, वो अपना एक सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट बनाए कि वो खुद अपने आप को भी और अपनी टीम को भी इस मोड पे लेके आए कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच के साथ चलें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रादर देन क्राइसिस मैनेजमेंट या जिसको मैं ये कहता हूँ प्रोसीजरल या क्लरिकल एचआर जो है या ऑपरेशनल एचआर समझ ले, उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करें। सीनियर मैनेजमेंट ऑपरेशनल एचआर नहीं होना चाहिए। ये अब जूनियर लेवल के लोगों का काम है ऑपरेशनल चीजों का चलाना, आपका काम है ऊपर बैठ के लीडर्स डेवलप करना, क्या ये एचआर है या तो एचआर के लीडर को अपने नीचे अपनी टीम के अंदर ये साउंड क्रेडिबल कॉम्पिटेंट एचआर जो टीम है वो डेवलप करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक सर। अभी बहुत ही जबरदस्त डिस्कशन के बाद हम प्रोग्राम के उस हिस्से पे पहुंच गए हैं जहां पे मैं चाह रहा हूं कि आपकी एक्सपर्टीज से ज्यादा हासिल किया जाए और ज्यादा से ज्यादा कुरेद के आपसे सवाल किए जाएं। नॉर्मली जब मैं मिलता हूं एचआर मैनेजर से, एचआर फील्ड के लोगों से, तो वो कहते हैं कि जी जनरल परसेप्शन ये पाई जाती है कि एनीबॉडी कैन बिकम एचआर मैनेजर, और एचआर डायरेक्टर और मैनेजर अगर नहीं भी है तो किसी को भी लगा दो वो ये काम कर लेगा, ये कौन सा इतना मुश्किल काम है। अब ये जो कॉम्पिटेंसीज आपने एक्सप्लेन की हैं, जो आपने एचआर का फ्रेमवर्क एक्सप्लेन किया है, उसके मुताबिक तो दिस इज अ वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड जॉब। व्हाट यू से अबाउट दिस? जी बिल्कुल ऐसे ही एक्चुअली ये हो भी रहा है बहुत सारी कंपनीज में, जहां पे एचआर बिजनेस पार्टनर लगाते हैं तो वो ये करते हैं कि बिजनेस से इंडिविजुअल को लेते हैं और उसको एचआर का बिजनेस पार्टनर लगा देते हैं। अब चूंकि उससे उन्होंने काम क्लरिकल लेना होता है, उसने सिर्फ डाकखाने वाला काम करना होता है, तो फिर कहते हैं कि जी एचआर जो है वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा या बिजनेस पार्टनर वैल्यू ऐड नहीं कर रहा। जब तक बिजनेस पार्टनर के अंदर दोनों चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसको एचआर के प्रोग्राम डिजाइन करना, एचआर की इंटरवेंशंस डिजाइन करना,
एचआर की एप्लीकेशन वाली साइड को समझना, जब तक वो एटलीस्ट उसको 10 साल का एचआर की बैकग्राउंड नहीं होगी, वो कभी भी एक अच्छा बिजनेस पार्टनर नहीं बन सकता। ये कह देना कि किसी भी एरिया से इंडिविजुअल को ले ले तो वो काम कर देगा। तो जितने भी लोग एचआर में आ रहे होते हैं या एमबीए करके आ रहे होते हैं, फाइनेंस तो उन्होंने भी पढ़ी होती है, तो उनको भी तो फाइनेंस का काम तो चल जाएगा, काम चल जाता है। तो मार्केटिंग में लगा दे एचआर वाले को, वो मार्केटिंग का काम कर देगा, पढ़ के आया होता है मार्केटिंग। बट इज दैट हिज प्रोफेशन, इज दैट हिज वैल्यू एडिशन जहां पे वो कर सकता है, इज दैट द बेस्ट एरिया? तो एचआर वालों को के लिए के साथ भी ऐसा ही है कि एचआर तब ज्यादा अच्छी वैल्यू ऐड कर सकेगा जब वो खुद इन सारे, और देखिए बाकी जो डिपार्टमेंट है ना वो वर्टिकली काम कर रहे होते हैं, एचआर जो है वो हॉरिजेंटली काम कर रहा होता है, उसने सारे डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना है, सारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट देना है। तो एचआर हो गया, आईटी और फाइनेंस हो गया, ये बड़ा हॉरिजेंटली अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट है या क्लाइंट मैनेजमेंट है, जिसको मैं कहता हूँ इंटरनल कस्टमर सर्विसेज है, ये आपकी इंटरनल कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसी वजह से बहुत सारी जगहों पे लोगों ने एचआर डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके एम्प्लॉय एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट कर दिया। तो एम्प्लॉय एक्सपीरियंस क्या है? फैक्ट्री में बैठा हुआ लड़का क्या कह रहा है कि जी मेरा एचआर का एक्सपीरियंस कैसा है? तो इज दैट एक्सपीरियंस हैपनिंग बिकॉज ऑफ एचआर और इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द गुड मैनेजर जो एचआर ने वहां पे प्लांट किया? yes. दोनों सिचुएशन में देखें तो एचआर का क्रेडिट जाता है जो एचआर को बहुत कम मिलता है। एक और चीज शेयर करना चाहूंगा जो कि नए मॉडल्स में होता जा रहा है। एचआर इज बिकम, जो डिजाइन है एचआर का, इट इज बिकमिंग एज सेंटर ऑफ एक्सपर्टीज या शेयर्ड सर्विसेज। तो शेयर्ड सर्विसेज मॉडल कि आप ये करते हैं कि बहुत सारे अगर आपके बिजनेस यूनिट्स हैं तो आप कुछ एरियाज को शेयर्ड सर्विसेज में डाल देते हैं, जिसमें L&D भी हो सकती है, जिसमें आपकी प्रोसेसिंग भी हो सकती है, पेरोल प्रोसेसिंग भी हो सकती है, उसमें आपकी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी हो सकती है। तो आप ये सेंट्रलाइज कर देते हैं और शेयर्ड सर्विसेज में दे देते हैं। ये शेयर्ड सर्विसेज वाले करते हैं कि जब भी इन्होंने किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है, चाहे फाइनेंस के लिए हायर करके देना है या आईटी के लिए हायर करके देना है, तो दे सेल देयर सर्विसेज टू आईटी। वो उसकी कॉस्ट चार्ज करेंगे, इंटरनल कॉस्ट होगी लेकिन कॉस्ट चार्ज करेंगे कंपनी। अब उससे क्या होता है, साल के बाद एचआर वाले अपनी बैलेंस शीट बना के बताते हैं कि हमने इस साल इतना इंटरनल रेवेन्यू कमाया, हमने इतने लोग हायर किए फॉर दिस मच कॉस्ट, इतने लोग ट्रेन किए फॉर दिस मच कॉस्ट, हमने इतनी लाइन मैनेजमेंट को कंसल्टिंग प्रोवाइड की फॉर दिस मच कॉस्ट। तो एचआर में नजर आना शुरू हो जाता है कि इस साल एचआर ने इतने मिलियन रुपीस का जो है वो इंटरनल बिजनेस किया है। तो ये इंटरनल कंसल्टिंग जब तक हम नहीं प्रोवाइड करेंगे एट द कॉस्ट, उस वक्त तक एचआर की वैल्यू को लोग समझेंगे कि ये तो वैसे ही इनका काम ही यही है, क्लरिकल काम। तो जब आप पैसे चार्ज करना शुरू करते हैं तो तब लोगों को समझ में आनी शुरू होती है कि जी एचआर वालों ने क्या करके दिया। बिल्कुल सही है सर, वंडरफुली एक्सप्लेन्ड। अब मैं चाहूंगा सर, चूंकि प्रोग्राम का वक्त करीब आ रहा है अख्ताम का, जो इस वक्त प्रोफेशनल्स ऑलरेडी एचआर मैनेजमेंट में अपना कैरियर शुरू कर चुके हैं, मिडिल लेवल पे हैं या थोड़ा सीनियर लेवल पे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि जो नया जमाना आ रहा है उसमें एचआर मैनेजर्स को किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा? पहले तो कैंडी ये बताइए। दूसरा, जो लड़के लड़कियां यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और वो एचआर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स पढ़ के एचआर मैनेजमेंट में एज इंटर्नी और एज न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर्स आना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम है सर? ठीक है, एक एक करके ले लेते हैं। पहले तो सीनियर लेवल पे सीनियर एचआर प्रोफेशनल्स की उस पे देख लेते हैं। सबसे ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो है वो एचआर लीडर्स का ये है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट क्रिएट करते हैं, है ना। इससे स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, व्हाट आई मीन कि आपने ये देखना है कि हमारी कंपनी की स्ट्रेटेजी क्या है और स्ट्रेटेजी के मुताबिक क्या हमारा कल्चर जो है वो अलाइन हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा, कहीं और जा रही है, आपका कल्चर कुछ और है, तो ये उस वक्त तक आपकी स्ट्रेटेजी अचीव नहीं होगी। और कल्चर डेवलप करना है, कल्चर को कि सारी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन इसका जो ओनर्स है, इसका ओनरशिप जो है
ये एचआर के पास होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को अलाइन करे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ, वो उसके स्ट्रक्चर को अलाइन करे, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को अलाइन करे स्ट्रेटेजी के साथ कि जी हमने इतने लेयर्स बना दी हुई हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या टेक्नोलॉजी आने की बाद क्या हमें इतने मैनेजरियल लेवल्स की जरूरत है या नहीं, जो इस वक्त बहुत सारी कंपनी जी अब जूम आ गया है और एक जूम के ऊपर मैं अपने रीजन के 100 जो मैनेजर्स हैं उनको मैनेज कर सकता हूं, तो मुझे रीजनल मैनेजर की क्यों जरूरत पड़ेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि एचआर के जो लीडरशिप है उनका काम स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है, इनकी अलाइनमेंट है सबसे इम्पोर्टेंट काम ये। प्लस उनको जरूरत है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के जो एनालिटिक्स बेस्ड डेटा बेस्ड डिसीजंस ले, रादर देन कि जी हम पहले ऑर्गेनाइजेशन में ये करते थे इसलिए ये करना चाहिए। सही ज्यादा ये है कि प्रैक्टिसेस के बजाय आप डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पेन पॉइंट क्या है। एज एन और यू शुड बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर बिजनेस ग्रोथ, कि हमारी नहीं हो रही तो हमने सेल्स को बढ़ाने के लिए एचआर में क्या करने की जरूरत है, व्हाट हाउ कैन एचआर प्रोवाइड। अब हमने जिसको डेव उल्रिच भी ये कह रहा है कि आउटसाइड इन अप्रोच कैसे लेनी है, कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को हासिल करने के लिए एचआर का क्या रोल है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए एचआर क्या रोल है, मार्केट्स में जाने के लिए एचआर का क्या। तो ये वाला काम जो है ये एचआर लीडरशिप को अब किस साइड से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और जो नीचे वाला काम है वो तो सुपरवाइजरी लेवल का काम है, उनको वो नीचे के लोगों को करने दें। सही। एक और एचआर वालों को जो करने की जरूरत, दे नीड टू गिव अप कंट्रोल। गिव अप कंट्रोल जी सर, दो तरह से। एक तरह से ये है कि दे नीड टू एनेबल लाइन मैनेजर्स टू बिकम गुड एचआर मैनेजर्स। ठीक है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट उन्होंने करनी है, एम्प्लॉय मोटिवेशन उन्होंने करनी है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट उन्होंने करनी है, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स उन्होंने करने हैं, सैलरी की जो कैलकुलेशन है उन्होंने करनी है। वो अगर उनकी टीम से कोई लड़का छोड़ के जाता है तो उनको इम्पैक्ट होता है। इसलिए जितना अच्छा हम उनको लाइन एचआर मैनेजर बनाएंगे उतना ही एचआर के ऊपर जो है वो लोड काम होगा और वो स्ट्रेटेजिक काम कर सकेंगे। एचआर वाले जो है जब अपना कंट्रोल नहीं देना चाह रहे होते लाइन मैनेजर्स को, तो उतना ही लोड एचआर के पास होता है और एचआर ऑपरेशनल एक्टिविटीज में फंसा रह जाता है। इस हद तक होता है किसी एक इंडिविजुअल को एक रीजन से दूसरे रीजन में काम करने वाला काम भी एचआर कर रहा होता है, जबकि ये फील्ड के लोगों का काम है, एचआर का काम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऑपरेशनल एचआर से थोड़ा सा करने की जरूरत है। दूसरा, एज एन एचआर लीडर हमें अपने नीचे लोगों को पावर या एम्पावर करने की जरूरत है कि जी वो भी आप अपना काम नीचे वालों को दे ताकि वो डेवलप हो, उनसे प्रोजेक्ट बनवाएं, उनको कल्चर चेंज का, प्रोसेस इंप्रूवमेंट का, स्ट्रक्चरल चेंज के प्रोजेक्ट्स दें ताकि वो खुद सीखें और आप उनको गाइड करें। आपका रोल कोच वाला है, ये याद रखें। एचआर लीडर शुड नॉट बी अ प्लेयर, शी शुड बी अ कोच, जो अपने प्लेयर से ले सके, अपने खिलाड़ियों को अच्छा खिला सके। लवली लवली सर, मुख्तसर सा पैगाम कॉम्प्रिहेंसिव स्टूडेंट्स के लिए। जी सेकंड पार्ट रहेगा इसको, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं दो एरियाज पे काम करने की जरूरत है। दे नीड टू बी वेरी गुड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड एचआर डेटा एनालिटिक्स। ये वो है जिसमें वो काम करते हैं तो दे विल बी फ्यूचर रेडी फॉर टुमारो एचआर। अगर आजकल के उसमें नहीं आएंगे तो आज ये चीजें रेडी नहीं करेंगे तो उनको अगले 5 साल के अंदर बहुत डिफिकल्टी होगी कैरियर ग्रोथ में। तो एचआर एनालिटिक्स इज नंबर 1। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड एचआर प्रोसेसेस क्या होंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे वर्क प्लेस को चेंज कर देगी। तो हम अब वैसे काम नहीं करेंगे फ्यूचर में जैसे आज कल करते रहे हैं या इससे पहले करते चले आ रहे हैं। HR and organization workplace will totally be different now. That's great, sir. That's great. That was Sohail Rizvi साहब, जो कि HR कॉम्पिटेंसी मॉडल के इंस्ट्रक्टर भी हैं,
सीजन्ड एचआर प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी हैं। इट वाज रियली एन अमेजिंग, इंफॉर्मेटिव एंड वंडरफुल टॉक। सो डियर व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम के कंक्लूजन्स ये हैं कि एचआर मैनेजमेंट एक स्पेशलाइज्ड काम है। एचआर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से बहुत सोफिस्टिकेटेड होता जा रहा है, जिसके लिए वन गॉट टू हैव सम स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स। तीसरी बात कि सब कुछ क्वांटिफाइबल हो रहा है और होने वाला है, उसके लिए एचआर एनालिटिक्स और एचआर कॉम्पिटेंसी मॉडल्स का समझना और उनको अप्लाई करना आना होगा। और पांचवी बात जो उन्होंने की स्टूडेंट्स के लिए कि जब तक वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड एचआरएम नहीं सीखेंगे, उनके कैरियर की ग्रोथ के चांसेस कम हैं, और अगर उन्होंने सीख लिया तो बहुत ज्यादा एचआर मैनेजमेंट की जॉब्स में और प्रोफेशन में ग्रोथ के चांसेस हैं। इसके साथ ही हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा शुक्रिया सोहेल रिजवी साहब का। मैं बार-बार really a pleasure to talk to you sir and thank you for sparing time। और अल्लाह करे कि इन बातों से नौजवान तैयार हों, प्रोफेशनल्स तैयार हों और हमारा पाकिस्तान तरक्की करे। तो इसी के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। प्लेजर। थैंक यू सर।